हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति को जानेंगे। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, या पीजीटी टीजीटी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके सोशियोलॉजी को बेस को तैयार कराने में। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट का जो बेसिक है, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम समाजशास्त्र को शुरू से पढ़ रहे हैं। तो और भी हमारी वीडियोस हैं, समाजशास्त्र कैसे आया और भारत में इसकी कैसे शुरुआत हुई, आदि प्रकार के बारे में हमारे चैनल पर जो है वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझने के पश्चात हमें समाजशास्त्र की प्रकृति को समझना चाहिए। या हमें यह ध्यान रखना होगा कि विषय की प्रकृति से तात्पर्य यह पता लगाना होता है कि यह विषय विज्ञान है अथवा कला या कुछ और है। विज्ञान शब्द सुनते ही हमारी कल्पना में प्रयोगशाला और उसमें काम में आने वाली वस्तुएं ध्यान में आती हैं। लेकिन हमें यह जानना ज़रूरी है कि विज्ञान किसे कहते हैं। स्टुअर्ट चेस विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं, विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। उसका संबंध एक पद्धति से है, ना कि विषय की कोई सामग्री से है। इस प्रकार चेस विषय सामग्री की तुलना में ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति को विज्ञान मानते हैं। ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करने की पद्धति के किसी विषय के बारे में जानने के लिए उसकी पद्धति को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार कार्ल पियर्सन जी जो थे, ठीक है, कार्ल पियर्सन, वे लिखते हैं कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। तो किस प्रकार की पद्धति या फिर किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा रहा है, उससे है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि विज्ञान का संबंध ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति से है, अर्थात विशेष प्रकार के तरीके से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। और यह ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त किया जाता है, जिसके ये चरण हैं। अगर आप किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी कुछ पद्धतियाँ होती हैं। तो किस तरीके से आप उसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करेंगे, तो आपको ये जो 5 चरण दिए हैं इनको फॉलो करना होगा, तभी आप उसका जो है वैज्ञानिक तरीके से खोज कर पाएंगे। सबसे पहले क्या है कि समस्या का चयन करना, समस्या का अध्ययन, विषय का चयन करना कि आपकी विषय या आपकी समस्या क्या है। पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जानेंगे कि भारत में गरीबी क्यों है, तो आपका ये विषय है कि कारण क्या है भारत में गरीबी का। ठीक है, उपकल्पना निर्माण करना, उसके बारे में सोचना कि किस प्रकार से मुझे इस विषय का चयन करके इस विषय को सुलझाना है, कि क्यों मेरे को मतलब भारत में समस्या का निवारण करने के लिए क्या करना होगा। तो उपकल्पना का निर्माण करना। फिर तथ्यों का संकलन। अब हमें गरीबी जानना है तो हमें तथ्य का संकलन करना पड़ेगा। लोगों के पास जा कर के तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ेगा कि ऐसी क्या कमी है कि वो निरक्षर हैं, पढ़ नहीं पाते या काम नहीं कर पाते या उनका काम करने का मन नहीं करता। ऐसे हम तथ्यों को संकलन करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और चौथा चरण है तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण। फिर जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं उनका विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों है, लोगों का मन क्यों नहीं है काम करने का, या लोगों ने पढ़ाई क्यों नहीं करी। अगर उन्होंने पढ़ाई करी होती तो शायद गरीबी के कम आसार होते। ऐसे हमें विश्लेषण करना होगा। फिर सिद्धांतों का निर्माण करना होगा, सामान्यीकरण करना होगा। विश्लेषण करने के बाद हमें एक हमें एक सिद्धांत का निर्माण करना होगा कि हमें इसका सॉल्व कैसे करना है, हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में अपने कुछ सिद्धांत बनाने होंगे कि गरीबी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने होंगे। तो हमें अपने सिद्धांतों का निर्माण करना होगा। ठीक है, अब हम यह तो समझ गए कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान होता है। अतः हम विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को भी जानना
जानना चाहिए जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले क्या है, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी जिसे कहते हैं। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है अध्ययनकर्ता द्वारा निष्पक्ष अध्ययन करना। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे तो पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से अध्ययन करेंगे, उसे हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। अध्ययनकर्ता अपने विचारों, मनोवृत्तियों, पूर्व धारणाओं को अध्ययन में सम्मिलित नहीं करता है और तथ्यों के आधार पर ही अध्ययन करता है। जो तथ्य उसके सामने हैं उसी के अनुकूल वो जो है अध्ययन करेगा। फिर है सत्यापनीय यानी कि वेरिफिएबिलिटी। ठीक है, विज्ञान में संकलित ज्ञान तथ्यों पर संदेह होने पर उनका सत्यापन, उन्हें ठीक करना। अगर हमें संदेह है कि ये गलत है तो हमें उसको ठीक करना होगा, तो दूसरा स्टेप ये होगा। निश्चितता, ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही प्राप्त किया जाता है। हमें अगर किसी चीज़ को सॉल्व करना है तो उसकी वैज्ञानिक पद्धति जो होती है उसको फॉलो करना होगा। जब तक उसकी वैज्ञानिक पद्धति को हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम किसी निश्चित रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक पद्धति को तैयार करना होगा, ठीक है, जिसके निश्चित अपने चरण होते हैं। अगला है कार्य कारण संबंध। विज्ञान कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास करता है कि इसका कारण क्या है, हमें इसका कारण निकालना है, उनके संबंधों को जानना है, अर्थात घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को जानना ही उसका प्रयास करता है। अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से किसी चीज़ के सर्च करते हैं, समस्या का निवारण करते हैं, तो विज्ञान का एक आप गुण कह सकते हैं, तो उसके कारणों को वो जानने का प्रयास करता है। फिर है सामान्यीकरण। विज्ञान में अध्ययन के द्वारा तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सामान्य नियम को ज्ञान कहता है। फिर वह पूर्वानुमान, विज्ञान में तथ्यों के अध्ययन के आधार पर घटनाओं का भविष्य में पूर्वानुमान, अगर हम ऐसा करेंगे इस समस्या का निवारण करने के लिए तो भविष्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका भी पूर्वानुमान जो है वैज्ञानिक लगाते हैं। फिर है अनुभाविकता। ठीक है, विज्ञान में अध्ययन करता इंद्रियों की सहायता से तथ्यों को एकत्र एवं संकलन करता है। ठीक है, और उनका अवलोकन भी करता है। यह ज्ञान कोरी कल्पना पर आधारित नहीं होता है। विज्ञान का क्या गुण होता है कि अध्ययनकर्ता अपनी इंद्रियों की सहायता से यानी कि देख करके, परख करके, उसकी जांच करके तथ्य को एकत्रित करेगा। ठीक है, सार्वभौमिकता है ना, वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर बनाए गए नियम सार्वभौमिक होते हैं, मतलब कि वो मान्य होते हैं, अर्थात वे समय स्थान के साथ बदलते नहीं हैं। अब जैसे कि नियम जो हमारे वैज्ञानिक आधार पर बने पड़े हैं, जैसे पृथ्वी और सूर्य की वो जो न्यूटन ने एक नियम बनाया था कि एप्पल नीचे गिरा, आपको याद होगा, हमने 6th-7th क्लास में पढ़ा था। तो उसमें उसने एक नियम बनाया था कि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही, शायद न्यूटन ने ही कहा था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर सच में ही न्यूटन ने, क्योंकि मुझे अभी इतना याद नहीं है। तो न्यूटन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एप्पल जो है पेड़ से नीचे गिरा। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, ये जो नियम है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चीज़ें नीचे गिरती हैं, ये नियम सार्वभौमिक है। ये चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, या पाकिस्तान हो, या नेपाल हो, या कहीं भी हो, हर जगह पर एक ही मान्यता है इसकी, तो उसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक। ठीक है, तो हर जगह पर इसका एक ही नियम रहेगा और गुरुत्वाकर्षण बल का जो है नियम हमेशा यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ना तो हम इसे ये कह सकते कि एप्पल ऊपर से नहीं गिरा इस तरीके से, तो गुरुत्वाकर्षण का बल हमेशा ही रहता है, कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे तो वो सीधा नीचे आएगी। ठीक है, तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण का बल। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।